अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास बी लेवल का जो आज हम टॉपिक कवर अप करेंगे बेटा लेक्चर नंबर 49 में, वो रेड क्लिफ अवार्ड होगा। क्योंकि आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इससे पहले वाले टॉपिक में जो हमने डिस्कशन की थी वो ज़्यादातर इसी से लिंक करती है, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो उससे पहले समझाया जाता है बेटा। लेकिन मैंने इसको इसलिए तीसरे नंबर पे रखा है क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि अब जो हम टॉपिक को हम आज कवर अप करेंगे रेड क्लिफ अवार्ड, तो वो प्रीवियस टॉपिक से कैसे कंपेरेबल था और क्या वजूहत थी। आज इस टॉपिक को हम आगाज़ करते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को आगाज़ करने से पहले बेटा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो आपको मैंने समझाया भी कि जो आपका टॉपिक है रेड क्लिफ अवार्ड, वो प्रीवियस टॉपिक यानी कि जो अर्ली प्रॉब्लम्स आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान यानी तश्कील पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात जो हुई थी वो क्यों हुई थी और क्या वजूहात थी, इसी बिहाफ पर आज हम इस टॉपिक को कवर अप करेंगे रेड क्लिफ अवार्ड को। क्योंकि बेटा जो आपको अर्ली प्रॉब्लम्स पढ़ाई जाती हैं वो उसी से लिंकअप पर है। क्योंकि अगर ये मैं आपको पहले नहीं पढ़ाता तो आपको फिर वो समझ में बात नहीं आती कि रेड क्लिफ अवार्ड असल में है क्या। ठीक है बेटा, आपने ये नोट कर लिया होगा कि हमें प्रॉब्लम्स हुई थी, इब्तिदा में हमारे पास मुश्किलात आई थी बहुत ज़्यादा, और उस मुश्किलात में अगर आपके पास अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे आपके पास जो नोट आता है यानी कि आपके पास जो पूरा एक सवाल आता है जिसमें आपको लिखना होता है, ब्रीफ करना होता है, वो आपको यही करना होता है कि एक्सप्लेन रेड क्लिफ अवार्ड 1947। ठीक है बेटा, 1947 में ये हुआ था। अब सर सारे रेड क्लिफ जो उस वक्त के बाउंड्री कमीशन के चेयरमैन थे, और वो चेयरमैन किसके नोटेबल बने थे, आपके लॉर्ड माउंटबेटन के ऊपर। ठीक है बेटा, ये अच्छी तरह याद रखना। ठीक है, ये वो असल बात है जो आपसे मेरे को डिस्कस करनी है। रीज़न ये है कि इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 देखो आपके सामने आ गया ना, ये वही अब यही वही बात थी जो पहले प्रीवियस टॉपिक से आपका बड़ा लिंक करता है। क्योंकि ये जब अपॉइंटमेंट हो रही थी बाउंड्री कमीशन की, तो उस वक्त पंजाब और बंगाल को तकसीम करने का जो मेन मुद्दा था वो आगे सामने आ गया था। और जब सामने आया तो बाउंड्री कमीशन जो उस वक्त इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के जो थे, वो एक एक इम्पीरियस जो मेंबर उन्होंने चूज किए थे, जजेस को चूज किया था, तो उसके जो हेड थे वो थे सर साइर रेडक्लिफ। ठीक है, चेयरमैन थे। अब वो चेयरमैन बाउंड्री कमीशन के हिसाब से उनके पास ये पावर थी कि उनको ये अवार्ड हासिल था कि उनको तकसीम करने की जो पूरी की पूरी जो लाइनअप थी वो इन्हीं के हाथ में थी। ठीक है बेटा, अब कमीशन जब बना तो इनकी ओपिनियन जो थी उस वक्त तक पूरी न्यूट्रल थी। ठीक है ना, लेकिन जैसी बाउंड्रीज बनाने के वक्त आई तो उस वक्त कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। अब वो कॉन्फ्लिक्ट क्या था कि चेयरमैन अपने वर्डिक्ट्स रखते चले जा रहे हैं, अपनी चीज़ों को अपनी डिग्रीज को रखते चले जा रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीग जो उस वक्त के हिसाब से उनकी सोच के हिसाब से जो लूजर हैं, अब ये जाहिर सी बात है बेटा, लूजर गेम का मतलब आप समझ गए होंगे, क्योंकि मेजॉरिटी जो थी वो कांग्रेस जीत चुकी थी एज अ फेडरल तौर पर, लेकिन प्रोविजनल वे में अगर देखा जाए तो मुसलमान जीत चुके थे मेजॉरिटी में। और यही वो रीजन थी कि उनका पूरा वर्डिक्ट इंडिया की तरफ जा रहा था, ना कि पाकिस्तान। अब क्यों नहीं जा रहा था ये आप बेहतर समझ सकते हो, बिकॉज ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन। अब लॉर्ड माउंटबेटन अगर उनको चूज करके लेकर आए हैं तो पहले गवर्नर ऑफ इंडिया कौन बने हैं, लॉर्ड माउंटबेटन। अब उनका जो सोच थी वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के ऊपर चल रही थी, लेकिन इसका असल मैटर ये नहीं था। लेकिन असल मैटर इसको इसलिए बना दिया गया बिकॉज क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम लोग के पास जब प्रोविजनल असेंबलीज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग जीत गई तो किसी को एहसास नहीं था, और आपके पास जो पूरी इब्तिदाई मुश्किलात आई वो यहीं से शुरू हुई। और जब यहीं से शुरू हुई हैं तो कहीं ना कहीं बेटा आपके पास जो पहले के जो आपके जो मेजॉरिटी एरियाज जो आपको मिलने चाहिए थे, जो इंडस्ट्रियल हब भी कहलाता है, वो पटियाला के और गुरदासपुर के डिस्ट्रिक्ट थे, जिसमें 70% पॉपुलेशन आज भी मुसलमानों की है। और आपने अगर नोट करा होगा ये कंटिन्यूस जो पूरे का पूरा जो उस वक्त वर्डिक्ट आ रहे हैं, तो उस वक्त रेड क्लिफ ने हमारे साथ हमारी जो सरजमीन होनी थी इंडिया के हिसाब से, जो एक फर्टाइल रीजन्स भी आते हैं और हैंडेड हमारे हाथ में आने चाहिए थे, वो रेड क्लिफ ने किसको दे दिए, लॉर्ड माउंटबेटन को। अब जो बंगाल के जो बेशतर इलाके थे, जिसमें से थोड़ी से आपके अगर मिड के एरियाज में हम लोग आए तो उसमें कलकत्ता की जो सिटी आती, जो कैपिटल ऑफ प्रोविंस था, वो भी हमारे अंडर में था, क्योंकि उस वक्त मुसलमानों की मेजॉरिटी कितनी थी, 56%। अब 56% अगर देखा जाए तो वो प्लस पोर्ट भी हमारे पास आया, तो इंडस्ट्रियल हब, कॉमर्स, कम्युनिकेशन, एजुकेशन इन्हीं इलाकों में सबसे ज़्यादा थी। और एलीट फोर्सेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुसलमानों का कलकत्ता का इलाका बेहतरीन था। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वार्टर ऑफ पॉपुलेशन जो पूरी थी वो किसकी थी, मुसलमानों की थी। लेकिन वही बात थी ना, अब उसके अगर हिंटरलैंड्स का मतलब जो यहाँ पर आ रहा है बेटा,
वो कम से कम अगर आप नोट करो तो उसके हिसाब से क्या रहा है, नेबरिंग जितने भी एरियाज हैं, जो सराउंडिंग्स हैं, उसमें कलकत्ता के जितने भी डिपेंडेंट पोर्ट्स हैं और इलाके हैं वो सारे के सारे किसके इंटीग्रल पार्ट हैं, मुसलमानों के। अब मुसलमानों के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम लोग नोट भी करें, थोड़ा सा भी अगर नोट करें, तो मुस्लिम मेजॉरिटी जो उस वक्त के एरियाज के हिसाब से हमारी थी वो किसके हाथ में चली गई, इंडिया के हिसाब से। और रेड क्लिफ कलकत्ता को इसलिए देना चाह रहा है बिकॉज ऑफ कैपिटल ऑफ प्रोविंस एट दैट टाइम। तो यही बात है, वो तो फिर जाना ही था, वो चला गया। फिर मेजॉरिटी मुस्लिम एरियाज थे, उसमें डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जो मुर्शिदाबाद था वो भी हमारे हाथ से निकल गया। तो बेटा ये वो सारे थे, जूनागढ़ हमारे हाथ से निकल गया, कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया। ये इसलिए निकाल दिए गए क्योंकि ये वो सारे इलाके थे जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थे, लेकिन फायदा किसको हो रहा था, इंडिया को हो रहा था। अब इंडिया के हिसाब से, कश्मीर के हिसाब से आपको पता है उनके जो 3 दरिया हैं वो भी यहीं से आते हैं, और हमारे 4 दरिया हैं वो भी हमारे पास ही आते हैं। वो 3 दरिया नहीं है बेटा, उस हमारे पास 5 दरिया हैं। वो 4 दरियों का जो कॉन्सेप्ट है, रावी और सतलज का, जो वो भी टूट के हमारे पास आया, तो उनका गंगा और जमुना का, ये तो आगे चल के हम लोग डिस्कस भी करेंगे। लेकिन अगर आपने नोट कराओ कि यहाँ पर ही हमारे साथ हो गया था, खेल शुरू हो गया था। और जो खेल शुरू हो गया तो जो इब्तदाई मुश्किलात पाकिस्तान पर आई बेटा, वो क्यों आई अब आपको पता चल गया होगा। और ये हमारा कंक्लूजन भी है बेटा, जो इंटीग्रल पार्ट थे हमारे जितने भी एरियाज थे, वो कलकत्ता के हों, जूनागढ़ के हों, मुनवादर के हों, कलकत्ता के हों, इवन कि अगर मुर्शिदाबाद के, ये सारे इलाके जितने भी थे ये भी हमारे पास थे। और आपने अगर नोट कराओ कि हमारे पास तो सिर्फ उस वक्त के लिहाज से 5 स्टेट दिए थे, लेकिन असल में हमारे पास कितना रहता है, 11 स्टेट्स। अब वो 11 स्टेट्स के हिसाब से अगर आप नोट करो तो हमारे पास इसलिए नहीं आ सके बेटा क्योंकि एक बड़े बड़े रीजंस थे। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारी जो तय मुश्किलात थी उसमें अगर आप लोग नोट करो तो सबसे बड़ी मुश्किलात जो आई थी वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना का इंतकाल था। तो यही वो एक बड़ी बात थी जिसके ब्याह पर मुस्लिम लीग थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हुई। और वो डिस्टर्ब होने के बाद हमने भी अब उन इलाकों के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। लेकिन अगर आपने नोट करा हो कि ये वो बात थी जो नहीं होनी चाहिए थी उस वक्त के हिसाब से, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एरियाज में मुसलमान यहाँ से जीत चुके थे। अब जीत चुके हैं तो ये हमारे इलाके हैं, लेकिन वही बात आती है कि लॉर्ड माउंटबेटन हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सर रेडक्लिफ हो, सारे रेडक्लिफ हो, अगर आपने अगर नोट कराओ तो ये वो सारे लोग थे जो उस वक्त के हिसाब से जो हमारे दरमियान में जो पैदा कर रहे थे, डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे थे, वो आज भी है। वो रीज़न ये है कि हमने अगर उस वक्त उन्होंने भी अगर सही ऑनेस्टी अगर दिखाई होती तो शायद आज मुसलमान जो हमारे साथ जो भी हमारे वहाँ पे हाल हो रहा है इंडिया में वो शायद ना होता। और अगर हो भी रहा है तो वो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि हमारी भी कहीं ना कहीं सुस्ती थी। वो सुस्ती इस लिहाज से थी कि हमें इन चीज़ों के ऊपर बहुत जल्दी फोकस करना था और इन चीज़ों को अपनाना था। अब वो नहीं अपना सके वो एक अलग बात है, लेकिन इसके बाद वाला टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आज के लेक्चर में अगर आपको कोई चीज़ समझ ना हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। और आपको इसके रिगार्डिंग सर्वे या कोई रिसर्च हो तो बेटा वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन बच्चों उन लोगों तक पहुँचाएँ जो इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।